ठीक करें भाई स्टार्ट, है ना। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग का BCA, MCA, BTech और PGDCA, तो नंबर ऑफ PGDCA कितनी स्ट्रेंथ है? अच्छा PGDCA और BTech CS IT से एक्चुअल में जो BTech CS IT, अच्छा, और BCA, MCA और अदर BTech की ब्रांच हैं जो और एलिजिबल हैं, ठीक है। सो सभी लोग हम लोग कंबाइंड पढ़ रहे हैं, अलग अलग कॉलेजों से निकल के आए, और प्रोग्रामिंग हो सकता है सभी ने पढ़ी होगी, अलग अलग ब्रांच, इवन सेमेस्टर किसी सेमेस्टर में तो C लगी होगी आपके, और BCA MCA तो काफ़ी पढ़ा होगा, CSIT जो BTech है काफ़ी पढ़ा होगा, और PGDCA भी अगर रेगुलर किया है तो भी काफ़ी, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग को लेके अपन को परेशान नहीं होना है। देखो इसका प्रमाण देखो मैं बाद में ही दे पाऊंगा जब आप धीरे धीरे मेरे साथ सफ़र तय करेंगे। और देखो मैं पहले कुछ कहता नहीं कि भाई आप इतना कुछ कर, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट आपको दिलाता हूँ कि आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। और ये मैं नहीं कहता कि जैसे पिछले इसी बैच में एक और लाइव क्लास मेरी कंप्लीट हुई है यहाँ पे जो सुबह मॉर्निंग में चलता है, वहाँ पे एक वकील साहब है हमारे, जिनको मैं वकील बोलता हूँ, बिल्कुल पीछे ही बैठते हैं काफ़ी मैच्योर है, 32-33 साल। तो उन्होंने रिसेंटली PGDCA किया, किसी ने कहा होगा कि भाई भर्ती आएगी तो PGDCA कर ले, एक्चुअल में रेगुलर किया, लेकिन एक आप समझते हो ना, जो आदमी कोर्ट में बैठ रहा है उसको कहाँ टाइम है पढ़ाई करने का, और PGDCA का एग्ज़ाम दे लिए। आज जो बंदा, जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मैं उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि उससे मुझे पता रहता है कि उसको कितना समझ में आ रहा है। तो मैं खासकर PGDCA वाले बच्चों को ही समझता हूँ कि यार इन्होंने कम पढ़ाई करी है तो इनका ध्यान रखना है, क्योंकि आप अच्छा टीचर वही है जब अपने वीक स्टूडेंट जो आपके सामने बैठा है उसको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स मीडियम को और अपर को तो समझ में ही आ रहा है। फिर अपर के लिए मैं ये करता हूँ कि हम लेवल 0 से चलाते हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के एग्जाम्पल भी देते हैं, यानी मेरे एग्जाम्पल जो टच होते हैं वो ACP के टच होते हैं। इवन आप एप्लीकेशन पे नोट्स देखेंगे वो क्लास रूम के ही नोट्स 160 पेजेस के, अगर किसी ने मेरे नोट्स डाउनलोड करके रखे होंगे तो उन नोट्सों में से पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, या TGT PGT या कहीं भी, मैं नहीं कहता, वो नोट्स आप सामने रखो और पेपर उठाओ, सारे सवाल आपको वहीं मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बैचों में भी प्रूफ करके देखी। तो अपन जो कंटेंट दे रहे हैं सफिशिएंट रहेगा। मैं 40 से क्लास आसपास में C की लेता हूँ। आपको लगता है कि 40 क्लास बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर देखा जाए तो C का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे सब्जेक्टों को ड्राइव कराता है। जैसे पहले वो चीज़ें समझ लेते हैं, फिर अपन C क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल 0 से। और मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि आप किस क्वालिफिकेशन से हैं, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि आप सब पढ़ लिख के आए, एटलीस्ट सब ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट है मतलब समझने की क्षमता है, उम्र के हिसाब से सबका दिमाग डेवलप होता है। वैसे एक विल पावर अपन को ये रखनी कि मैं कर सकता हूँ और हम सब कर सकते हैं, और मिलके हम इस भर्ती को कंप्लीट कर सकते हैं, हम हमारा सिलेक्शन ले सकते हैं। और हमारा एजेंडा और यही है, मैं बताऊँ मैं आपको, मैं सारे बैचों में मैं यही बात कहता हूँ कि भाई हम मिल के कर रहे हैं, और हम में एक जोश होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आपको सारे सब्जेक्ट समझ में बैठेंगे, और मेरे जितने भी साथी लोग जो पढ़ाते हैं सब लोग एनर्जेटिक और अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, और अच्छा कंटेंट है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरा सब्जेक्ट आज पहली बार स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो मैं ट्रायल दे सकता हूं, पूरा डेमो। बाकी इतने सारे बैचों में मैंने पढ़ा है, लेकिन फिलिकी का एक सिद्धांत रहा है, टीचर चेक करता है बच्चा, अगर नहीं टीचर समझ में आता तो टीचर बदल जाता है। यहाँ का रूल रहा है, पिछले 6 महीने से ऑफलाइन बैचेस हम चला रहे हैं। तो आप चाहें तो मैं पूरी C लैंग्वेज के एक एक क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ। टॉप स्टोरेज क्लासेस जो आपका लास्ट टॉपिक है, आपकी यूनियन, स्ट्रक्चर, इनुमरेशन, पॉइंटर, कहीं से भी मैं एक बीच का टॉपिक भी आपको पढ़ा के समझा सकता हूँ। नहीं, मैं एक्चुअल में आपको कॉन्फिडेंस में लेना, देखो मेरा फर्स्ट डे, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं आपस में, देखो रिश्ता होता है तो एक लोग तो जानते हैं, तो हम लोग तब 4 महीने 3 महीने का सफ़र तय करने वाले हैं। तो एटलीस्ट जब तक हम लोग आपस में नहीं जानेंगे, मेरे अंदर क्या कैलिबर है, आप लोग के अंदर कैलिबर है, मुझे जानने से पहले आप लोग को जानना है कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ। मुझे भी एक फ़्लो बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे अंदर, मेरे पास में अलग अलग ऑडियंस बैठा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ सबको समझ में आए। तो अगर जैसे माना कि आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो मैं लिटरली कोई भी बीच का एक टॉपिक लेके आपको समझा सकता हूँ। मतलब अगर आपको कोई बीच का टॉपिक समझ बैठ रहा है, इट मीन्स आप शुरू से एक अच्छे रिदम में पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। आप उसके लिए कंडीशन है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पिछले टॉपिक से जुड़े होते हैं। अगर आपके पिछले टॉपिक क्लियर है तो आप अगले टॉपिक में इन्वॉल्व हो गए, अदरवाइज आपको अगला टॉपिक ये लगेगा शायद कुछ छूट रहा है। और जो बच्चा पहले दिन से बैठता है वो हमेशा कंफर्ट रहता है,
और जो बैच में लेट आता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, वो हमेशा परेशान होता रहता है। हालांकि अगर उसके अंदर कैलिबर अच्छा है तो वो रेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास देखो सी से क्या बेनिफिट होंगे। सी में सबसे ज़्यादा टाइम लेता हूँ, हो सकता है कि ये अपना फ्ली के ऐसा इंस्टीट्यूट है, सी में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। सी में लगभग मैं यहाँ पे आपका जो टाइम लूँगा 40 क्लासेस का टाइम लूँगा, मतलब 40 आवर्स का। ठीक है, अगर डबल आवर्स की मेरी क्लासेस रहेंगी तो 20 दिन का सफ़र रहेगा, अगर सिंगल आवर्स की रहेंगी तो 40 आवर्स में रहेगा। अगर हमने ये डिटेल से पढ़ लिया, अब आपके सिलेबस में क्या है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल दिया हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। मेंशन यही किया हुआ है कि वेरिएबल, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, जो छोटे छोटे टॉपिक्स ये इस तरह से बताए हुए हैं। लेकिन क्या आइडेंटिफायर लिख दिया, मैं आइडेंटिफायर की डेफिनेशन बता के छोड़ दूँ? क्या आइडेंटिफायर में यूनियन को नहीं कह सकता? क्या आइडेंटिफायर में लेबल को नहीं कह सकता? क्या आइडेंटिफायर में इन्यूमरेशन को नहीं कह सकता? कह सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिफायर दैट मीन्स वो क्या है, यूज़र डिफाइन नेम है। इन्यूमरेशन आपके जो है स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, वेरिएबल, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर का मतलब ये नहीं कि हमें आइडेंटिफायर पढ़ के ही छोड़ देना है। तो सी अगर अपन अच्छे से लेंगे तो आपका बेसिक्स अच्छा हो जाएगा, लॉजिक सारे वही चलेंगे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस में वापस से हमें बेसिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सी प्लस प्लस में हमें सिर्फ क्या पढ़ने हैं, उप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। और उप्स के कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, आपका एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग को उप्स के कॉन्सेप्ट्स में नहीं डालता, मैं फीचर्स में डालता हूँ। फीचर्स होता है बेसिकली एक। तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। और सी प्लस प्लस में तो आपका एनकैप्सुलेशन भी नहीं पढ़ना है, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है सी प्लस प्लस में, आपको क्लास क्या होती है ये पढ़ना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पढ़ना है, आपको इनहेरिटेंस पढ़ना है, और क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी पढ़ना है, क्योंकि बिगर कंस्ट्रक्टर के तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता, जैसे आप समझ रहे हैं BCA MCA BTech वाले सारे बच्चे। इनहेरिटेंस के बाद हमें यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना है बस सी प्लस प्लस में, और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। अब पॉलीमॉर्फिज्म वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, जैसे आपने सुना होगा वर्चुअल फंक्शन हो गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया, मेथड या फंक्शन ओवरराइडिंग हो गई, ओवरलोडिंग हो गई, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई, सारी चीज़ें आपकी यहाँ इन 4 टॉपिकों में कवर हो जाना है। तो यही चीज़ हमें सी प्लस में पढ़नी है। वापस से मुझे बेसिक्स पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक्स को हम यहाँ खूब टाइम दे रहे हैं, जहाँ से न्यूमेरिक क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सी में। ठीक है, फिर हमें वैसे ही जावा जब स्टार्ट करेंगे तो जावा में 1-2 उप्स के कंसेप्ट्स और बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बढ़ जाएंगी और इंटरफेस बढ़ जाएगा, और एक आपकी क्या बढ़ जाएगी, एनकैप्सुलेशन बढ़ जाएगा, और एक एक्सेप्शन हैंडलिंग बढ़ जाएगी। इवन बैचों में तो मैंने AWT और JDBC ये भी पढ़ाया है, क्योंकि AWT और स्विंग और JDBC से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के पैकेज हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका सफ़र ऐसे चलेगा, तो आपकी जावा लॉजिक वही रहेंगे, सारी चीज़ें बेसिक्स। आपको यहाँ पर भी क्या पढ़ना है, सिर्फ उप्स के कॉन्सेप्ट। अब आपका नया और प्रोग्रामिंग जैसे .NET आता है, .NET में भी आपको क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ .NET, हिस्ट्री हो गई, फीचर्स हो गए, और उसके उप्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए। बेसिक्स वही रहेगा जो आप यहाँ पढ़ के आए, सारी चीज़ लूप ही रहेगा, कंट्रोल ही रहेंगे, एरे रहेगा, बदलेगा क्या, सारी थ्योरम और कंसेप्ट तो वही रहना है। फिर यहाँ पे अगर आपको यहाँ बढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे पाइथन में थोड़ा सा बदलाव होगा, लॉजिकली तो वही चीज़ें रहेंगी, हल्का सा बदलाव होगा। अगर पाइथन आपको अच्छे से आ जाएगी, AIML और ब्लॉकचेन भी आपको आ जाएगी। यानी ये सब्जेक्ट आपके बहुत सारे सब्जेक्टों को ड्राइव करता है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आएगी कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या, और यहाँ हमें फोकस करके पढ़ना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट आपके हो गए तो DS से आपका बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी DSC के एल्गोरिथम्स हो तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे जब आपकी सी प्रोग्रामिंग अच्छी हो। एटलीस्ट आपका डेटा टाइप और स्ट्रक्चर और पॉइंटर 3 टॉपिक आपके अच्छे होंगे, तो आप DS से इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा कर पाओगे। यानी ये सारे सब्जेक्ट किस पर डिपेंड है, अपनी सी पर डिपेंड है। दूसरी बात, साथ में जैसे वेबटेक की क्लास हुई, अभी धर्मवीर जी ने ली, अभी आप HTML पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं HTML पढ़ रहे हैं, आप फ्रंट एंड पार्ट पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, DHTML पढ़ेंगे, XML पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वैलिडेशन की बात आएगी तो आप क्या पढ़ेंगे, JS पढ़ने वाले हैं। तो यानी जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल सब चीज़ पढ़ना है। तो आपको अगर बिटवाइज ऑपरेटर इंप्लीमेंटेशंस करना है, जैसे बिटवाइज लैपशिफ्ट की बात करूं, अरे लैपशिफ्ट तो मैंने यहाँ ढंग से सिखा ही दिया, तो आपको यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी ये सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्टों को ड्राइव करने वाला है, और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हिस्ट्री से ही करना है।
कहाँ से करेंगे? हिस्ट्री से। कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आ सकता है, छोटी से छोटी चीज़ पढ़ेंगे, बड़ी से बड़ी चीज़ पढ़ेंगे। तो आपका सब्जेक्ट रहेगा सी। मैं अपना दे देता हूँ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विजेंद्र है, मैं MCA MTech किया हूँ, मेरे को 8-10 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का भी और कॉर्पोरेट ट्रेनर का भी। पिछले 1 साल से मैं इस भर्ती में पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन मेरी कम से कम 150 क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड कोर्स हैं, और यहाँ मैंने सक्सेसफुली 8 बैचों में क्लासेस दिए। बहुत सारे बैचों में मैंने C+ और जावा को कंप्लीट कर दिया है और बच्चों का अच्छा फीडबैक रहा है। बच्चा कंटेंट का डिमांड करता है, मैं आपको बताऊँ, और बच्चे को कंटेंट अच्छा मिलेगा, बच्चा रुकता है। तो हम आपको 3-4 दिन का डेमो यही दे रहे हैं कि आपको कंटेंट पसंद आना चाहिए और हम पूरी जान लगा देंगे इसके लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक अलग कॉपी होनी चाहिए, सी लैंग्वेज डाल लीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज की बात करूँगा मैं। सी लैंग्वेज की बात करेंगे हम लोग। आज हमारा सफ़र तय कर रहे हैं हम किससे? सी लैंग्वेज से। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में सबसे छोटा और अच्छा टॉपिक मानो कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुई, तो पहला ही टॉपिक होगा जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री ऑफ सी। तो यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। एक चार्ट बनाऊंगा, वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री के हम बना सकते हैं, जो मैंने बना रखे हैं, जो आपको संडे के टेस्ट जो हम कराते हैं टेस्ट सीरीज में आपको ड्राइव करूँगा, टॉपिक वाइज आपको वो क्वेश्चंस भी दूंगा। तो आप यहाँ देखें, सीरियल नंबर में आए तो आपको इस तरह से चार्ट बनाना है, लैंग्वेज का नाम लिखना है, बहुत सिंपल है, जैसे हिस्ट्री बाकी पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। कब हुआ, ईयर की बात करेंगे, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? फाउंडर की, फाउंडर नेम की बात करने वाले हैं। लैब कौन सी होगी मैं बाद में लिख दूंगा, पूरी लैब कौन सी होगी। तो यहाँ पे आप देखें, सीरियल नंबर 1 पे अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले इसका जो स्टार्टअप हुआ वो कहाँ से हुआ? एल्गोल से हुआ। अच्छी रेफरेंस बुकों की बात करेंगे, अच्छी वेबसाइट की बात करेंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम एल्गोल, दैट मीन्स एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमारी शुरुआत हुई है। कहाँ से? सी पे। और इसका जो इनांस हुआ कब हुआ? 1960 में, अगर कोई पूछ ले। और ये किसी अकेले बंदे का काम नहीं, ये किसका काम है? एक इंटरनेशनल आपके ग्रुप का काम है। ठीक है, तो यहाँ कोई पर्टिकुलर कोई फाउंडर नहीं है जैसे हमारी बाकी लैंग्वेजों के फाउंडर हैं। अब इस एल्गोल में जब इनांस हुआ तो एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस हुआ, BCPL, जिसको बोलेंगे बेसिक्स कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। इनांस का मतलब कोई भी नई चीज़ बनती है, मतलब कोई पहले कमी रह गई तो उसमें कुछ नई चीज़ें अमेंडमेंट हो गया, मतलब जोड़ दिया गया। और इसका जो इनांस हुआ कौन से ईयर में हुआ? 1967 में हुआ। और यहाँ पे किया मार्टिन रिचर्ड ने किया। किसने किया? मार्टिन रिचर्ड ने किया। चार्ट बनाना है, सीक्वेंस यही रखना है क्योंकि सीक्वेंसली भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं, फिर बी लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस हुआ, और बी लैंग्वेज का जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कब हुआ? 1970 में हुआ। और इसके फाउंडर की बात करेंगे तो कैन थॉमसन की मैं बात कर रहा हूं। तो कैन थॉमसन ने इसको किया। अब देखो, कैन थॉमसन, मार्टिन रिचर्ड, और दूसरी बात आपके डेनिस रिची। एक्चुअल में इन्होंने जो सी का इनांस हुआ वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया। बेसिकली आप कहें तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस में बना हुआ है? वो सी में ही बना हुआ है। एक्चुअल में सी के इनांस ही ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हुआ। तो अब बात करेंगे हम 4th नंबर की। इससे पहले एक B++ लैंग्वेज का भी यहाँ पे इनांस हुआ, लेकिन ऑफिशियली नहीं होने के कारण कहीं पर भी अच्छे रेफरेंस बुकों में आपको नहीं मिलेगी, तो मैं भी उस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ? हमारी सी लैंग्वेज का B से सी बनी, और सी कब बनी? यहाँ पे देखो 1972। अब एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी वेबसाइटों पे जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग बुकों पे जाएंगे तो 1971 भी मिलेगा, लेकिन एज़ पर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो राजस्थान में हुए हैं, ACP, कोपा, अगर कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से आया तो 1972 ही माना हुआ है। तो उनकी आंसर की में अगर 1972 माना हुआ है तो हमें भी क्या मानना पड़ेगा? 1972 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब बोर्ड 1972 मानता है और इवन अच्छी रेफरेंस बुक 1972 मानती है तो हमें भी क्या मानना पड़ेगा? 1972। बहुत सारी जगह 71 लिखा हुआ है, तो आपको 71 को इग्नोर करके किसको मानना है? 1972। और यहाँ पे किसने किया है? डेनिस रिची ने किया। तो डेनिस रिची ने यहाँ पे इसका इनांस किया। तो बेसिकली हमारी लैंग्वेज, अब देखो कितने क्वेश्चन, 4, 8, 12 क्वेश्चन आप बना सकते हो यहाँ से। जैसे मैं कहूँ कि बी का इनांस कहाँ से हुआ? तो BCPL से हुआ। सी का इनांस कहाँ से हुआ? बी से हुआ। बी का इनांस किसने किया? कैन थॉमसन ने किया। कब किया? 1970। सी का किसने किया? डेनिस रिची ने। कब किया? 1972 में किया। अगर बी की बात करूं तो इसका इनांस कहाँ से हुआ? BCPL, और BCPL का कहाँ से हुआ? एल्गोल से। ये पूरा चार्ट बनाना, यही इसकी हिस्ट्री, ज़्यादा कुछ दिमाग
लगाना नहीं है। इनकी जो छोटी छोटी फुल फॉर्म है वो मैं बता देता हूँ, जैसे एल्गोल की क्या होगी, BCPL की क्या होगी। दूसरी बात, यहाँ किस लेबोरेटरी में इसका आविष्कार हुआ, उस लेबोरेटरी का हमें नाम लिखना है और उस लेबोरेटरी की फुल फॉर्म लिखनी है। दैट्स इट, नोट कर सकते हैं भाई। क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा ऊपर करूं? अच्छा, कलर चेंज करूं? कलर चेंज करना है, दिख नहीं रहा है। कलर बदलूंगा तो दिख जाएगा। ये लाइटिंग आ रही होंगी कैमरे की वजह से, मैं कलर बदल दूंगा, आ जाएगा। हो गया भाई? पीछे तक सर अपना सबका ठीक है, कोई बात नहीं, आप नोट कर लें। डन? पूछ रहा हूं मैं आराम से, इट्स माई ड्यूटी भाई, मेरे का पूछना है, सबका होना चाहिए। बहुत दिनों बाद पेन चल रहा है, अभी आदत नहीं है इतने बैठने की, मैं समझ सकता हूँ। अपन 7-8 दिन आराम से चलेंगे, कोई इशू नहीं, कोई जल्दी नहीं है। जब हमारी गाड़ी पूरी ट्रैक पे आ जाएगी फिर आराम से अपन स्पीड बना सकते हैं। हो गया? अब देखो, इनकी कुछ फुल फॉर्म लिख सकते हैं अपन नीचे। तो जैसे हमें किसकी लिखनी है, एल्गोल की लिखनी है, तो यहां पे एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूंगा मैं। ऐसे यहां BCPL की बात करूंगा मैं, तो यहां बेसिक्स कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं इसके लैब की, तो इसके लैबोरेटरी की अगर मैं बात करूंगा तो उसका नाम होगा AT&T बैल। यहां पे आपका लैब कहां पर है, ये US है। और अगर मैं बात करूंगा इसकी AT और इसकी फुल फॉर्म की, अगर इसका पूरा नाम लिखें तो आप लिखेंगे यहां पे अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बैल, यहां पे लैब। तो ये इसका येलो दिख रहा है अब आपको पीछे, येलो वाला कलर, येलो विजिबल है, ये वाला। वाइट करेंगे तो थोड़ा सा, वाइट से अच्छा दिख रहा है, वाइट करेंगे तो सर ये फिर ब्लर आ जाएगी स्क्रीन, एक्चुअल में जो रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, ऑनलाइन चल रहा है। बाकी मैं अभी फ़ॉन्ट बढ़ा दूंगा इसके, और आपको दिखना चालू हो जाएंगे। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ फ़ॉन्ट, मैं और कलर यूज़ करने की कोशिश करूँगा। मुझे इस कलर का बताओ कैसा विजिबल है, ये नहीं होगा। एंड ये कैसा है, रेड तो बिल्कुल नहीं दिखेगा सर, इस पे रेड दिख रहा है सर। येलो कैसे दिख रहा, प्योर येलो, येलो से अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। हो गया यहां तक नोट? चलिए, अब हमने यहां पे हिस्ट्री की बात कर ली, हिस्ट्री की बात हो गई। अब बात करेंगे, अभी देखो, अभी हम प्रोग्रामिंग अप्रोच पे आएंगे धीरे धीरे। तो अब यहां पे आप देखें, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप यहां पे देखेंगे कि हम यहां पे किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्राम क्या है
और ये जो हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग ही क्यों बोल रहे हैं, तो मैं किसी और लैंग्वेज के साथ कंपेयर करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको प्रोग्रामिंग क्यों बोल रहे हैं। जैसे अभी धर्मवीर सर के पास जो वेबटेक पार्ट है उसमें जेस भी आएगा, सीनियर इंस्ट्रक्टर में आपका PHP भी होगा, अगर जैसे सीनियर की कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो जैसे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, तो हम समझेंगे कि लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस मैं आपको लेके चलूँगा, फिर हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग से क्या क्या काम होंगे, तो मैं फीचर्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या है, फिर उसे कैसे सीखा जा सकता है उसकी बात करेंगे, क्या अप्रोच होगी। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस, बात करूँगा मैं बिटवीन यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँगा और स्क्रिप्टिंग की। तो अब आपको अगला मैं टॉपिक बताऊँगा, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या डालेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे आप डालेंगे स्क्रिप्टिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट में है। क्या डालेंगे हम, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखो सर, लैंग्वेज का मतलब होती है भाषा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी क्या है, एक लैंग्वेज है। मोस्टली हमारे देश में कैसी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो ये भाषा है। लैंग्वेज या प्रोग्राम क्या है वो उसकी मैं बाद में बात करूँगा, उससे पहले हम समझ लें कि प्रोग्रामिंग भाषा और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या मतलब डिफरेंस है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। जो आप C++ पढ़ेंगे ये भी एक प्रोग्रामिंग है, आप जावा पढ़ेंगे ये भी एक प्रोग्रामिंग है, आप C# पढ़ेंगे, आप यहाँ पे जब C# पढ़ेंगे वो भी एक प्रोग्रामिंग है। ऐसे ही मोबाइल एप्लीकेशन में जो यूज़ लेते हैं हम कॉटलिन, वो भी एक प्रोग्रामिंग है। डार्ट यूज़ करते हैं वो भी एक प्रोग्रामिंग है। डॉट ऐसी बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब स्क्रिप्टिंग की अगर मैं बात करूँ, लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जैसे जेस, धर्मवीर सर का अगला टॉपिक, जैसे आपके HTML CSS होने के बाद क्या होगा, जैसे जेस जावास्क्रिप्ट हो जाएगी आपके सब्जेक्ट में, जैसे PHP भी है, ऐसे JSP भी होती है आपकी। ऐसे यहाँ पे आपका क्या हो गया, सर्वलेट हो गया। ऐसे .etc सब ये क्या है, हमारी स्क्रिप्टिंग है। तो ये दोनों मैंने जो साइड में लिखी है ये क्या हमारी लैंग्वेज है। तो लेकिन हमें समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या अलग है और स्क्रिप्टिंग में क्या है। तो यहाँ देखें इन दोनों में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C का अगर मैं हेलो प्रोग्राम बनाऊंगा तो मुझे किसी साथी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या C का जब आप कोड करते हो तो कोई होस्ट डालते हो क्या साथ में, होस्ट बोले तो C का कोड HTML या किसी और लैंग्वेज के साथ लिखा जाता है कि नहीं। मतलब आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी जितनी भी, वो कैसे काम करेंगी, विदाउट होस्ट। कैसे काम करेंगी, विदाउट होस्ट काम करेंगी। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग होती है ये हमेशा होस्ट के साथ काम करती हैं। किसके साथ काम करती हैं, होस्ट। जेएस का कोड अकेला कभी भी इंडिपेंडेंट आप यहाँ चला ही नहीं सकते, इसको किसकी ज़रूरत होती है, जैसे होस्ट की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमेशा कंपाइल की जाती हैं। क्या की जाती हैं, कंपाइल की जाती हैं। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग होती है वो हमेशा क्या होंगी, इंटरप्रेट होंगी। क्या होंगी, इंटरप्रेट होंगी। अगर मैं कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात करूं तो यहाँ कंपाइलर फास्ट होता है। कौन फास्ट होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों ही प्रोग्राम हैं। आप यहाँ देखो जितनी भी हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कोई भी टर्म्स, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। आप जैसे MS ऑफिस FOC में आप पढ़ोगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपकी क्लास लगती है, उसमें आपको जैसे MS ऑफिस पढ़ाया जा रहा है तो क्या एक प्रोग्राम ही तो है। हम हर एक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होंगी ये कैसे चलेंगी, होस्ट के साथ चलेंगी। इनके लिए किसकी ज़रूरत होगी, एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। और इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, कंपाइलर। फिर बात करता हूँ स्क्रिप्टिंग में। अगर मेरे को स्क्रिप्टिंग में सीधा हेलो लिखना है, क्या लिखना है, हेलो, तो आप एक लाइन में हेलो लिख सकते हो जेएस के अंदर। लेकिन अगर मैं C में या प्लस में, जावा में, इनमें अगर मैं हेलो की बात करूँगा तो आपको पूरी अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। मेन फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए हेडर फाइल लेनी पड़ेंगी, आपको लाइब्रेरी फंक्शन लेने पड़ेंगे। या जावा में आप कर रहे हैं तो आपको पैकेज लेना पड़ेगा, उनकी क्लास लेनी पड़ेंगी, उनके मेथड लेने पड़ेंगे। मतलब कंप्लीट अप्रोच आपको काम में लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट कोड यूज़ होता है। कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ कैसा कोड यूज़ होता है, स्मॉल अमाउंट। तो ये तीन डिफरेंस है। तो यानी हमें ये समझना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, प्रोग्रामिंग है। और कौन सी जनरेशन, थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं।
कौन सी लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम? थर्ड जनरेशन की हाई लेवल। थर्ड जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेजों का इंट्रोडक्शन हो गया था, आ गई थी थर्ड जनरेशन में। मैं जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक समय पे, जैसे जैसे मैं आगे पढ़ूंगा। तो यहाँ पे वो 3 पॉइंट लिखना मेरे साथ चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करेंगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे वर्क्स विदाउट होस्ट। क्या यहाँ पे होस्ट की जरूरत होती है? नहीं होती। तो मैंने क्या लिख दिया? वर्क्स विदाउट होस्ट, मतलब बिगर होस्ट के काम करती हैं। इसका मतलब है होस्ट का मतलब साथी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज जिसके साथ मिलके काम करें। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपकी 4 क्लासेस हो गई, अब आपको चाय पीनी है सपोज। तो एक बंदा तो होता है कि हमेशा अपने दोस्त के साथ ही चाय पी के आएगा, तो वो कैसी लैंग्वेज होंगी? स्क्रिप्टिंग, यानी वो होस्ट के साथ ही चलेंगे। और एक बंदा ऐसा है, अपने पढ़ाई करी, बाहर चाय पी के आया, तुरंत क्लास में बैठ गया, तो वो क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि उसको किसकी ज़रूरत नहीं है? होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जो कि हमारी प्रोग्रामिंग। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे ये हमेशा वर्क्स विद होस्ट, ये किसके साथ काम करती हैं? होस्ट के साथ काम करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑलवेज कंपाइल किया जाता है। इनको हमेशा क्या किया जाता है भाई? कंपाइल किया जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑलवेज, हमेशा क्या किया जाता है? इनको इंटरप्रेट किया जाता है। और अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इनका कोड कैसा होता है? लार्ज अमाउंट कोड होता है। कैसा कोड होता है भाई? लार्ज अमाउंट कोड। मतलब इनमें कितना कैसा कोड यूज करते हैं? हमेशा ज्यादा कोडिंग होती है। तो यहां पे कैसा कोड यूज करते हैं हम? लार्ज अमाउंट कोड यूज करते हैं, यूज किया जाता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कैसा होगा? स्मॉल अमाउंट कोड। तो कैसा कोड यूज किया जाता है? स्मॉल अमाउंट कोड यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है जो कि मैंने दोनों में बताया है। तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। और जितनी भी लैंग्वेज जो मेरे पास है, जिनको मैं पढ़ाने वाला हूं, वो सब कैसी हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी। और स्क्रिप्टिंग पार्ट किसके पास है? हमारे धर्मवीर सर के पास है। तो हम उन्हें ड्राइव करेंगे। ये वाला पार्ट किसका है? हमारे धर्मवीर सर का, वो ड्राइव करेंगे। तो एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम अप्रोच में बढ़ते हैं। पूरा थोड़ा नीचे करूं? बिल्कुल सर। और बिल्कुल समय पे वैसे जवाब दूंगा, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूं। एक्चुअल में आपने क्या किया एक बार बता दी, फिर डोंट माइंड, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं उसी स्टाइल से आपको समझाऊंगा। फिर बीटेक किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, अभी जैसे आपका डेमो चल रहा है तो कोई गार्ड नहीं, आपको चेक नहीं करता, कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना। हम दुनिया में कोई भी CM PM MLA, यानी आपका कोई भी बंदा, सब क्या है? इंसान ही है ना। एक इंसान दूसरे इंसान को मैनेज कर रहा है। घर पे जाएंगे तो मम्मी खाना देगी, घर जाएंगे तो पापा पैसे देंगे, सारी चीज़ें। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री में सारा काम किससे होता है? प्रोग्राम से होता है। किससे होता है? प्रोग्राम से। तो हमारा इंटरप्रेटर दोनों ही प्रोग्राम हैं। इनको बताया गया, सिखाया गया है कि मैं आपको कोई दूसरा प्रोग्राम दूंगा और उस प्रोग्राम को आपको क्या करना है? चेक करना है, और चेक करके परिवर्तित करना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो ये काम होता है हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तो दोनों ही क्या हैं? ये प्रोग्राम होते हैं। दोनों ही क्या हैं? प्रोग्राम होते हैं, जिनकी ड्यूटी क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को चेक करना, अगर वो सही है तो उसे कन्वर्ट कर देना, ये होता है। और इनमें एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है। कंपाइलर हमेशा फास्ट होता है। उसका कारण क्या है? एक तो मैं ऐसे गिनूँ 3 2 5 5 4 9 9 और 5, मैं कैसे कर दूं? सीधा काउंटिंग कर रहा हूं। एक बंदा ऐसे काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी काउंटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, या बंदा ऐसे कर रहा है 5 5 10 15 20, उसकी टाइमिंग ज़्यादा लगेगी? जो टाइमिंग किसकी ज़्यादा लगेगी? जो 1 बाय 1 कर रहा है। तो इंटरप्रेटर हमेशा लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय काम करता है, इस वजह से वो स्लो है।
इसी वजह से उसको किस पे अप्लाई किया जाता है, स्क्रिप्टिंग पे। कारण यही है कि उसके पास कोड कैसा है, कम है। भाई एक तो मेरे को 100 किलोमीटर जाना है और एक मेरे को 500 जाना है, तो 100 किलोमीटर वाला बाइक से जा सकता है, लेकिन 5 किलोमीटर वाला जो 500 किलोमीटर उसको कार देनी पड़ेगी या बस से जाएगा। 500 किलोमीटर को आप रन वे नहीं जा सकते। तो सिमिलर कंसेप्ट है कि यहाँ स्मॉल अमाउंट कोड है और यहाँ कैसा कोड मिलेगा, लार्ज अमाउंट। नोट कर ले भाई, कर लिया। ये कंपाइलेशन प्रोसेस में हर चीज़ को बताऊंगा, हर एक टॉपिक को टॉपिक के जगह अपन एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको मुझे 3 दिन का समय देना है, चौथे दिन आप खुद सी लैंग्वेज को ड्राइव करने लग जाओगे। मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए, जितनी भी आपकी क्वेरीसिटी है, डाउट है, डर है, सब निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे आज एक दिन तो आपको ये बेसिक्स बताने में लगेगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक हो गया भाई। अब बात करेंगे कि हमें एग्जैक्टली ले दे के करना क्या है। लैंग्वेज, भाषा सीखनी है। क्या सीखनी है, भाषा। भाई जैसे हमारे पेरेंट्स, हम घर में पैदा हुए तो क्या सीखें, भाषा ही सीखें। और भाषा में क्या सीखें, कुछ अच्छी भाषाओं का हमने वर्णन किया है। मतलब लाइक हम कैसे कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मैं क्या यहाँ गालियां दे रहा हूं क्या, नहीं ना। तो हमेशा जब भी कोई भाषा सीखोगे तो उसके आपको नियम कानून पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम एक भाषा सीखेंगे, उसके मैं आपको प्रोटोकॉल्स यानी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, जिनको हम यहाँ पे सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंटैक्स। और उन सिंटैक्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट। तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि इस कंसेप्ट के माध्यम से ये सिंटैक्स बनाया जा सकता है और इस सिंटैक्स से ये काम हो सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि एग्जैक्टली प्रोग्राम होता क्या है। यानी जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, सी, उसमें हमेशा क्या बनाए जाते हैं, प्रोग्राम। क्या बनाए जाते हैं, प्रोग्राम। तो मुझे एग्जैक्टली पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम है क्या, चाहे वो स्क्रिप्टिंग का हो चाहे वो प्रोग्रामिंग का हो। तो अब हेडिंग डालेंगे व्हाट इज प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्रोग्राम क्या है। जो 4 ऑप्शन मिले हैं, आपको एक ऑप्शन ही यहां पे बताना है। तो क्या होगा, देखो हेडिंग डालेंगे व्हाट इज प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहां देखो क्या होगा प्रोग्राम। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन आएगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब देखो, मैंने अब मेरे घर में सीखे तो इंस्ट्रक्शन ही तो सीखे कि ये यहाँ पे इसे पानी कहते हैं, इसको ग्लास कहते हैं, इसको ताऊ जी कहते हैं, इसको पापा जी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन मिले मुझे बचपन से, आप सबको मिले, मुझे भी मिले, तो हमने लर्न कर लिया। तो यानी इंस्ट्रक्शन का मतलब हमें क्या सीखना है, यहाँ पे कुछ रूल सीखने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो उसी को ही हम क्या कह देंगे यहाँ पे, इज कॉल्ड, आप क्या कह दोगे, प्रोग्राम। लेकिन आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो, क्या, और करके। यहाँ दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे, सेट ऑफ, यहाँ रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई आपको क्या सीखने हैं मेरे से, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब आपको कैसे प्रोग्राम को लिखना है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या होगा। तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी को हम क्या कह देंगे, इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और की बात करूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सेट ऑफ, यहां पे सिंटैक्स। इन सब बातों का एक ही मतलब है, सिंटैक्स। अब सिंटैक्स का मतलब बताता हूं, जो बच्चा पीजीडीसीए या जिस बच्चे के अलग ब्रांचेस को कम समझ में है, सिंटैक्स का मतलब समझेंगे पहले। भाई आपका नाम क्या है भाई साहब, आर्मी से हैं जो, सर ये आर्मी में है अपने, हाँ यादव, चलो मैंने यादव लिखा, सही है, सही है, ये सही है क्या, ये यादव है क्या। आप किसको यादव बोलोगे, इसको या इसको, इसको बोलेंगे। तो यानी सही लिखने के तरीके को ही सिंटैक्स कहते हैं। सही लिखने के तरीके को ही क्या कहूंगा मैं, सिंटैक्स। भाई जिनको परेशानी है अभी कुछ शब्दों में, तो आप ये लिख लेना, सिंटैक्स का मतलब है सही लिखना ही सिंटैक्स होगा। क्या होगा, सही लिखना ही क्या कहलाएगा, सिंटैक्स होगा। अगर मुझे इन्होंने कहा कि ये यादव साहब हैं, तो मैंने सही तो ये लिखा और गलत कौन सा लिखा, ये लिखा। तो
तो पढ़ने में कौन सा आया, ये वाला आया। मैं इसको यादव बोलूंगा। इसको ऐसे ही हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमें सही कोड करना पड़ेगा, तो ही मेरा कंपाइलर समझेगा, नहीं तो क्या कह देगा, ये प्रोग्राम नहीं है। ये सिंटैक्स का मीनिंग है। यानी हमें क्या लिखना, सही तरीके से प्रोग्राम। जैसे हमने अगर लिखा इंट x इजिकल टू 10, ये तो है सही तरीका कि मतलब आपने एक x नाम का वेरिएबल लिया जिसका टाइप इंट है, जिसमें क्या डाल दिया 10, और उसको सेमीकोलन से आपको क्लोज करना है। मतलब ये लाइन यहां बंद होगी, इसका मतलब ये है। हर एक चीज का मतलब बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंट यहां पे 10 और यहां सेमीकोलन, ये सही नहीं है। तो मुझे यही सीखना है कि सही कैसे लिखना है। इसी चीज को मैं क्या कहूंगा, सिंटैक्स कहूंगा। वही पूरी सी में हमें सीखना है। तो यहां पे सेट ऑफ सिंटैक्सेस, एस का मतलब बहुत सारे होंगी लाइन ऑफ कोड। सेट ऑफ सिंटैक्सेस इज कॉल्ड, मैं क्या कह दूंगा यहां पे, प्रोग्राम। और इसका मतलब मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, हम बताते रहेंगे। तो एग्जैक्टली हमें सीखना क्या है, ले दे के क्या सीखना है भाई, सिंटैक्स सीखना है। क्या सीखने से मतलब लिखने का सही तरीका, बोलने का सही तरीका, वो सीखना है हमें। और कंप्यूटर इन्हीं सही सिंटैक्सों को समझेगा, तभी जाके वो कुछ हमें हेलो हाय जो भी कहने वाला है। तो ये नोट कर ले भाई। कर लिया, कर लें भाई ये 3-4 लाइन। हो गया? आगे बढ़ूं, बढ़ लूं क्या भाई? अब देखो अब ये तरीके कैसे सिखाओगे सर, हमें तो ये बता दो सही तरीके सीखने का तरीका क्या होगा। अब मैं एक अच्छी अप्रोच, अच्छे राइटर की बुक का कंटेंट के हिसाब से आपको बताता हूँ एक सही तरीका क्या होता है। सब स्कूलों में पढ़ के आए, आज ये लिख रहे हो, सबने लाइन लिखी है नहीं लिखी है? कौन सी भाषा यूज़ कर रहा हूँ? इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी, जो अंग्रेज छोड़ गए और हमें आफत कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा या सिंटैक्स लिखा, ये कैसे अंग्रेजी बात, ये आप स्कूल से लेके कॉलेज तक सीख के आए, पास हो के आए। जब आप ये भाषा सीख सकते हैं तो क्या सी नहीं सीख सकते क्या भाई? किसी ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सिखाया, तभी तो जाके ये पूरी लाइन मैं भी लिख पा रहा हूँ और आप भी लिख पा रहे हैं। तो अब हमारा अगला टाइटल होगा कि हमें सी को कैसे सीखना है, तो हाउ टू लर्न सी प्रोग्राम। तो नेक्स्ट टाइटल डालेंगे। अच्छा भाई, ये जो हाउ हेलो लिख रहा हूं इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाउ टू लर्न सी प्रोग्राम, हिंदी में लिख लें भाई, जिनको सी प्रोग्राम कैसे सीखें। तो यहां पे सी प्रोग्राम को सीखने का सही तरीका क्या होगा वो जानना है हमें। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं जो हर एक स्कूल में बचपन में सब ने पढ़ा होगा। मैं तो सरकारी स्कूल का बच्चा, 6ठी क्लास से अंग्रेजी सीखना चालू किया। तो कैसे सिखाया वो चीज़ें वापस से डालता हूं मैं। एग्जाम्पल दो, इसको मैं कहूँगा स्टेप्स इन लर्निंग, यहाँ पे इंग्लिश को लर्न करने की क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या स्टेप होंगे। तो सबसे पहले जब आप स्कूल गए, ये अप्रोच आपको नोट्सों में रखनी, जो आपको याद दिलाएगी कि सी को कैसे सीखना है, जो कि अभी अगली अप्रोच होगी मेरी। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया भाई? अल्फाबेट्स। कहा ये बड़ा ए है और ये बड़ा जेड है।
और फिर कहा कि ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल जेड। मुझे एक तो ये चाहिए आपसे जो आपको आता है। फिर यहाँ से मैडम ने कहा कि जब आप एफ और एप्पल सीख गए तो क्या कहो, आप वर्ड बनाओ, यानी एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये हमने बनाना चालू किया। और जब ये हो गए तो मैडम ने कहा कि छोटे छोटे क्या लिखने चालू कर दो, सेंटेंस चालू कर दो। तो सेंटेंस चालू किए और सेंटेंस चालू करने के बाद हमसे कहा कि आप क्या लिखना चालू कर दो, पैराग्राफ लिखना चालू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखना चालू कर दिया, पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे आज हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो एग्जैक्टली सी लैंग्वेज की यहाँ पे क्या अप्रोच होगी उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या होंगी हमारी स्टेप्स इन लर्निंग सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम की हमारी क्या स्टेप होंगी, तो अब देखना सी प्रोग्राम की क्या स्टेप होंगी। तो सबसे पहले मुझे आपको जानने की आवश्यकता है क्या, मैं आपसे कहूँगा कि आपको आते हैं क्या अल्फ़ाबेट, तो आप कहेंगे जी सर मुझे आते हैं। मैं अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा ए टू जेड और यूज़ करूँगा ए टू स्मॉल जेड। एक प्रोग्राम में ये अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे और मैं प्रोग्राम में यूज़ करूँगा क्या भाई साहब, नंबर्स, और 0 to 9 आपको आते ही हैं। ठीक है, और एक मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्पेशल सिंबल बोल दूं मैं, या मैं इसको क्या बोल दूं भाई, यहाँ पे कैरेक्टर्स बोल दूं। अब होते क्या स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर, देखो भाई जरा, जैसे अभी मैंने सेमीकोलन लगाया, आप कंप्यूटर में ये डॉट देखते हैं, कंप्यूटर में ये देखते हैं, आप कीबोर्ड पे ये देखते हैं, आप कीबोर्ड पे ये देखते हैं, कीबोर्ड पे ये देखते हैं, गुणा भाग, ये सब तो देखते ही हैं। इन सब की पहचान आपको आनी चाहिए प्रोग्राम बनाने के लिए, जो मैं समझता हूं हर एक बच्चे को आती है। अब जब इतनी पहचान आपको आएगी तो मैं अगली बात आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि देखो आइडेंटिफायर क्या होता है, आपको आने चाहिए क्या, आइडेंटिफायर सिखाऊंगा मैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कीवर्ड क्या होंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कांस्टेंट क्या है, और फिर मैं सिखाऊंगा आपको ऑपरेटर क्या है। और अगर इतना सीख गए तो दैट मीन्स आप प्रोग्राम की लाइनें लिखना चालू कर दी, और जब प्रोग्राम की लाइनें लिखना चालू कर दी तो आपको पता चलने लग गया कि इस लाइन से क्या रिजल्ट आने वाला है। तो उस पार्ट को कहूंगा मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस। क्या कहूंगा भाई, इंस्ट्रक्शंस का मतलब है जो मैंने सिखाया कि ऐसे ही लिखना है। जैसे मैं कहूंगा कि इंट x इजिकल टू 10, भैया ये x इजिकल टू 10 तब लिखा जब आपको पता आइडेंटिफायर कहलाता है ये कीवर्ड से बना डेटा टाइप, इसको कहता हूं ऑपरेटर, और ये हो गया मेरा कांस्टेंट। ये सारी चीजें मैंने सिखाई तभी जाके आप ऐसी लाइनें लिखने लगे, और यही मैं लिखना सिखा रहा था जिसको मैं कहता हूं क्या, सिंटैक्स। और सिंटैक्सों के ग्रुप को ही मैं क्या कहता हूं, इंस्ट्रक्शंस कहता हूं। और जब इतना कुछ आ गया, एक एक लाइनें आप लिखना चालू कर दिए, तो दैट मीन्स आप अब क्या बनाना चालू कर दिया, प्रोग्राम। तो हमारी सीखने की ये अप्रोच होगी, और इसी अप्रोच से अगर मैं बढ़ा तो हर एक बच्चा यहाँ प्रोग्राम बनाना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसी स्टेप से हम बढ़ेंगे आगे। तो ये हमें प्रोग्राम सीखने की अप्रोच होगी। तो अब आपको नोट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। एज ए नोट्स आपको रखने हैं, अच्छे नोट्स बनेंगे अगर हर चीज़ लिखेंगे तो आप, क्योंकि फ्लो बनाने के लिए आपको कोई टॉपिक चाहिए। फ्लो तभी बनेगा जब आपके पास एक सीक्वेंस होगा। अच्छा, मेरे को हो सकता है आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं,
लेकिन एक चीज़ कहूँगा, नोट्स बनाने के थोड़े तरीके बताऊँगा जो मैंने आपके लोग बच्चों से ही सीखा है। मतलब हमारे सामने जो बैठते हैं आप साथी लोग, ठीक है, मैं तो यही समझता हूँ सब बराबर के हैं। वैसे इतना सा फ़र्क है, मेरे हाथ में कलम हो गई, आप कलम चला रहे हैं, और सब इक्वल नॉलेज है, सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ, पॉलिश कर रहा हूँ, बाकी सबको आता है। मैंने एक चीज़ आप लोगों से सीखी, नोट्स बनाना। मैं बहुत सारी कॉपियाँ ऐसी देखता हूँ कि मल्टी कलर रखते हैं बच्चे, और उसमें क्या करते हैं, जिनको मैं कहता हूँ ये इम्पोर्टेंट है उसको डार्क कर लेते हैं या उसको गोले में डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपके नियर बाई एग्ज़ाम होगा ना, तो आपको सारा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे शुरू से तैयारी कर ही रहे हो भाई, कोचिंग आ रहे हो, घर पे रिवीजन कर रहे हो, अब आपके एग्ज़ाम के लास्ट के 10 दिन बचे, तो आपको क्या पढ़ने हैं, वो कलरफुल लाइनें पढ़नी है। आपका फास्ट ट्रैक में रिवीजन हो जाएगा अगर आपने फर्स्ट डे से अच्छे नोट्स बनाए खुद की राइटिंग में और मल्टी कलर के साथ। इस वजह से मैं एडवाइस करूँगा, मैंने बहुत सारे लड़कियाँ बनाती हैं, बहुत सारे लड़के बनाते हैं, इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनते हैं। वो उनकी कला को देख के मेरे को लगा कि ऐसा, मैं पूछूँ भाई ऐसा क्यों करते हो आप, तो उन्होंने कहा सर जब एग्ज़ाम आएगा ना तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे रजिस्टर बन गए, तो किस किस को पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं 10 दिन के आसपास। और हमारी मेमोरी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें टिकती हैं एग्ज़ाम से पहले, जो 4-5 दिन पहले ज़्यादा पढ़ी हूँ। तो वो क्या है, जब हम रिवीजन करेंगे तो वो जो अलग कलर के किए हुए हैं उन्हें हम जल्दी पढ़ लेंगे, तो हमें एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस वजह से हर एक सब्जेक्ट का एक अलग नोटबुक बना लेना, मल्टी कलर यूज़ कर लेना। मैं कह रहा हूँ आपको बाद में पढ़ने में इतनी सुविधा होगी जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोग कॉलेज में गए, एक ही रजिस्टर में हमने सारे सब्जेक्ट फ्री कर दिए, वो कॉलेज था। यहाँ स्कोर करना, जो सबसे ज़्यादा आगे आएगा उसी को पहले सीट मिलेगी। और बिल्कुल बी अटेंशन। ये नोट हो गया भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्या प्रोग्रामिंग, सी प्लस जावा डॉट नेट पाइथन PHP लगा के 25 क्वेश्चन कम से कम। देखो मेरे पास जो मेन सब्जेक्ट हैं तो सी प्लस और जावा है, बाकी और बैचों में मैं डॉट नेट भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपको मैं बताता रहूँगा समय सिलेबस पे पूरा, मैंने पूरा सिलेबस फ्रेम कर रखा है। और हमारे फ्लीकी के पास ये सिलेबस आने से पहले सिलेबस यही पढ़ा रहे थे हम। आप मेरी 1 साल पहले की यूट्यूब क्लास देखे, मैंने सिलेबस भी बताया, पूरा वही पढ़ाया जो आज सिलेबस में आया हुआ है। तो सिलेबस पूरा डिटेल से मेरे को डिस्क्राइब है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाना है। समय ज़रूर लगेगा थोड़ा सा मेरे हमारे सिलेबस में, लेकिन देखो एक तो छोटा सिलेबस पढ़ लो आप, 2 महीने में आपकी कोई कोचिंग करा दे, और उस रजिस्टर से उस कोचिंग से कुछ नहीं आवे तो आपका वो 2 महीने कोचिंग करना बेकार है। एक आपको पूरे 4 महीने ईमानदारी से कोई पढ़ा है। मैं आप देखो, मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, खूब बड़े बड़े शोरूमों के बच्चों से मिलता हूँ, वो सारे बच्चे शोरूमों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, उनकी सी 5-7 दिन में ख़त्म कर दी, नेटवर्किंग 10 दिन में ख़त्म कर दी। और अपने यहाँ सी प्लस जावा जो मेन वेटेज है, मैं आपको बताऊँ वेटेज सबसे ज़्यादा वेब टेक, नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग, इसके अलावा वेटेज है किसका, टेक पार्ट में। और है क्या, देखा जाए तो मोटे मोटे 3 ही सब्जेक्ट है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा आपकी प्रोग्रामिंग, और आपका क्या एक वेब टेक पार्ट, और जिसमें आपका DBMS वगैरह सारा वेब प्रोग्रामिंग के साथ ही कनेक्ट है। सर देखो 40-40 की हैं ये बातें, और ये बातें अपन करेंगे, पहले अपन पढ़ लेते हैं, बाकी सारी कोई दिनेश जी भी आपसे मिलेंगे लास्ट में, और ये सारे डिस्कशन, जैसे कल भी काफ़ी लंबा चौड़ा हुआ, मेरी पूरी क्लास खा गए हो, तो ये बातें अपन क्लास के बाद करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि फिर मैं चालू हो गया तो मैं फिर और ज़्यादा ट्रैक से बाहर आ जाऊँगा। ये नोट हो गया। अब देखो, अब हमें इसी अप्रोच पे चलना है। किस अप्रोच पे चलना है कि हम कैसे प्रोग्राम को सीखें, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं सीख गया तो उसे कंपाइल कैसे करूंगा भाई अगर माना मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, मैं कल ही गाड़ी ले आया और शोरूम वाले ने चाबी दी, मैंने चाबी घुमाई, मैं उनकी 4 गाड़ियां तोड़ के बाहर खुद भी ठुक गया। तो यानी प्रोग्रामिंग की सही हकीकत तो ये है
सीखने से पहले आपको कंपाइल करना आना चाहिए। सीखने से पहले क्या आना चाहिए? गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी सीखो, फिर गाड़ी खरीदो। तो यानी अगर मुझे आपने बता दिया कि सर ठीक है आप इस अप्रोच पे चलेंगे, माना कि आप यहां तक सिखा देंगे, लेकिन सिखा देंगे तो लेकिन इसको कंपाइल कैसे किया जाएगा, मतलब वो हेलो हाय आएगा कैसे? तो उसके लिए एक स्टेप होती है जिसको कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना और कंप्यूटर से बुलवाना, और कंप्यूटर समझता 01 जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनेगी? अपने प्रोग्राम की, जिसको बोलते हैं .exe फाइल। तो अब आप हमारी अगली हेडिंग होगी यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम। कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम। अब देखो यहां पे इसको पता और क्या कहते हैं? इसको बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं, बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ सी प्रोग्राम। क्या कहते हैं भाई? इसका दूसरा नाम क्या है? बिल्डिंग है। अब देखो इनका हिंदी में करूंगा, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? मंजिल उंजिल ऐसा कुछ होता है क्या? इमारत। तो अब इमारत नहीं लिखेंगे, तो इस वजह से भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना उनकी हिंदी मत करवाना। और मेरी आज आपको 10-12 दिन बातें बुरी लगेंगी, 10 दिन बाद मैं कह रहा हूं आपको मजा आएगा इन टेक्निकल शब्दों में ही। अब जैसे मैं लिखूंगा डिक्लेरेशन में उसको घोषणा लिखूंगा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। इस वजह से हाँ मैं खुद हिंदी यूज करूंगा, होता है, करता है, जब यहां से ये डेटा जाएगा, जाएगा, आएगा, होगा, इतना उतना, ये सारे शब्द तो मैं खुद मिक्स करूंगा। लेकिन जो टेक्निकल शब्द हैं प्रोग्राम, डिक्लेयर, इनिशियलाइज, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, अब वेरिएबल को चर नहीं कह सकता भाई। इस वजह से हाथ जोड़े की बात है, अगर किसी को अभी अंग्रेजी की दिक्कत है ना 5-7 दिन थोड़ा डर सा लगेगा। अब इसको बिल्डिंग प्रोसेस ही आता है एग्जाम में ही। क्या आता है? बिल्डिंग प्रोसेस। तो इसको मैं इमारत या मंजिल नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है ना? तो ये शब्दों को आप थोड़ा सा उच्चारण में लाएं। मैं और भी सुबह वाले बैच लेता हूं तो वहां बच्चों को दिक्कत थी, इस वजह से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया 5-7 दिन अपन को दिक्कत आएगी, लेकिन यूज टू हो जाएंगे इन शब्दों के अपन, ठीक है? तो अब देखो बिल्डिंग प्रोसेस, इसमें 2 तरीके के प्रोसेस हैं। एक तो आप कॉलेज सीख के आए और एक मैं आपको सिखाऊंगा, दोनों में रात दिन का फर्क है। और अगर जो कॉलेज सीख के आए और जो मैंने सिखाया उसमें रात दिन का फ़र्क है तो कोचिंग ज्वाइन करने का फ़ायदा है, नहीं तो फिर बेकार है कोचिंग करना, क्योंकि उतना मैं सिखा ही रहा हूँ तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पैसे बर्बाद करें, क्यों समय बर्बाद करें। तो आपके कॉलेज में क्या सिखाया गया वो देखते हैं पहले, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ फॉर्मल कंपाइलेशन, फॉर्मल कंपाइलेशन ऑफ सी प्रोग्राम। अब देखो पहले समझना, कॉलेज में बताया कि भैया जो लिखोगे उसे कहेंगे सोर्स कोड। क्या कहेंगे? मतलब जो आपको मैं सिखा रहा था ना लिखना, कहा था ना अभी फौजी साहब, मैंने कहा लिखना, उसको सिंटेक्स को क्या कहूँगा? जब लाइनें बहुत सारी मिल जाएंगी उनको कहूँगा मैं यहाँ पे सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को भेजा जाता है किसके पास? कंपाइलर के पास। किसके पास भेजा जाता है? कंपाइलर के पास। और कंपाइलर दे देता है हमें बना के क्या? एक एग्जीक्यूटेबल कोड। अब देखो एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है? जो मशीन समझे, वो तो एग्जीक्यूटेबल कोड 010101। कंपाइलर जो एग्जीक्यूटेबल कोड बना के दे रहा हो, ये सोर्स कोड जो हमने लिखा हो। ये हमारी किताबों में कॉलेज में यही पढ़ा, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। यहां से क्या बन सकता है? इसका फाइल एक्सटेंशन, कंपाइलर का नाम और एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन। लेकिन कंपाइलेशन प्रोसेस में इतना ही नहीं होता, अगर इसकी पूरी डिटेल पे जाऊं तो 1 घंटे का लेक्चर चाहिए पूरा। और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, कहां से आया हुआ? ACP 2018, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली कंप्यूटर में ACP। और यहां से कंपाइलेशन प्रोसेस में पूछा था कि कौन सी फाइल एक्सटेंशन कंपाइलेशन प्रोसेस सी में होता है।
4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन ऐसे थे जो थे नहीं, और एक ऑप्शन ये था जो कंपाइलेशन प्रोसेस में वो फाइल एक्सटेंशन होता है वही पहचानना था। और उसके लिए आपको ये फॉर्मल कंपाइलेशन होगा तो आप उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि फॉर्मल में क्या होगा, फॉर्मल में 3 चीजें होंगी। क्या? सोर्स कोड, सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मतलब आप समझते ही हो कि फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, तो यहां पे होगी .c, यहां पे क्या होगा .c, यहां पे .c होगा। हाँ, तो यहां देखें कि यहां से जो पूछा जाएगा सिंपली कुछ भी नहीं है, आपसे पूछ लेगा फाइल एक्सटेंशन क्या है, आपने बता दिया। फिर आपसे पूछा जाएगा कंपाइलर नेम, तो आप यहां पे कह देंगे कंपाइलर नेम, तो कह देंगे साहब जीसीसी, बता देंगे कंपाइलर नेम। फिर आपसे एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन पूछा जाएगा, तो यहां पे एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन क्या होगा इसका वो आपको पता ही है, यहां पे क्या होगा .exe होगा। लेकिन यही से ये बहुत ही निम्न कैटेगरी के हैं, ऐसा आईए में भी नहीं पूछा जाता, जो कि हमारी इस भर्ती का 20% सिलेबस है। अब पूछा क्या जाएगा, उसके लिए आपको डिटेल से कंपाइलेशन प्रोसेस आना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे 6 बनते हैं, कौन कौन से मैं गिना देता हूँ, पूरा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, जिसको कल लेक्चर में ड्राइव करूंगा मैं। पहला फाइल एक्सटेंशन होता है .c, .i, .s, .obj और .exe और .bak, 6 जो यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं क्या, ये पढ़ के आए हम कॉलेज में, जो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। अब बताता हूँ एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसको कहते हैं डिटेल कंपाइलेशन प्रोसेस। तो डिटेल कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होगा, जिसको मैं कहता हूं मेरा कंपाइलेशन प्रोसेस, जिसको इंपॉर्टेंट नाम भी देता हूं, क्योंकि यहां से एसीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और वो कवर कब होगा, जब आपको डिटेल से पता हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंपाइलेशन इन डिटेल। अब कंपाइलेशन इन डिटेल्स, अब देखो डिटेल्स में क्या होगा, पूरा डिटेल में मैं बढ़ा के छोड़ के जाऊंगा, कल इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जब सोर्स कोड दिया गया है, ये सोर्स कोड एक्चुअल में कंपाइलर के पास नहीं जाता सीधा, जो कि कॉलेज में सबसे ज्यादा हमें पढ़ाया जाता है कि सीधा कंपाइलर के पास गया नहीं, सी का कोड सीधा कंपाइलर के पास नहीं जाता, हमेशा ये किसके पास जाता है, प्री प्रोसेसर के पास। किसके पास जाता है भाई साहब, प्री प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर से ये कोड जाता है किसके पास, कंपाइलर के पास। किसके पास जाता है, कंपाइलर, और कंपाइलर से ये कोड जाता है असेंबलर के पास। किसके पास जाता है, असेंबलर, और असेंबलर से ये कोड जाता है आपका लिंकर के पास। किसके पास जाता है, लिंकर के पास, और लिंकर से ये कोड निकल के जाता है किसके पास, लोडर के पास, और लोडर से ये लोड होता है हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी आपके कंप्यूटर पे पहुंच गया। यानी छोटे से एक सी के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको ये सारी स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी, ये नहीं करनी पड़ेंगी जो दिखा दिया, यहां से कुछ नहीं है। अब यहां आएगा जो भी आएगा मजा, तो यहां क्या आएगा देखो, अब देखो कितनी फाइल एक्सटेंशन बनते हैं। यहां बनेगा आपका, जब भी फाइल सेव होगी तो .c, यहां जब फाइल आएगी तो फाइल का एक्सटेंशन बन जाएगा .i, यहां फाइल आएगी तो फाइल का एक्सटेंशन बन जाएगा .s, यहां फाइल आएगी तो फाइल का एक्सटेंशन बन जाएगा .obj, और यहां जब फाइल निकलेगी तो यहां बनेगा hello डॉट, यहां पे exe, क्या बनेगा, exe, और यहां से क्या हो जाएगी आपकी, लोडेड हो जाएगा ये, और उसके बाद यहां पे प्रोग्राम कैसा हो जाएगा आपका, रनिंग हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। और यहां पे एक बनती है बैक फाइल, जिसको बोलते हैं, इसकी बैकअप फाइल बोलते हैं यहां पे, और उसका फाइल एक्सटेंशन होता है hello.bak, और आरपीएससी में यही ऑप्शन दिया हुआ था। और ये तब आएगा जब आपको ये पूरा डिटेल से पता हो और आपकी कॉपी में लिखा हो, 4 महीने बाद एग्जाम हो और एक एक स्टेप आपको पता हो क्या कौन काम कर रहा है। और अगर इसका काम सीखना है तो कल टू बी कंटिन्यू रहना पड़ेगा। सीरियल देखें आपने कि कल क्या होगा, तो कल क्या होगा, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए जो मैंने छोड़ दिए।
है? वेब सीरीज में तो ऐसा होता है अगला पार्ट देखना क्या आएगा, अभी आया ना वो, हाँ समझ रहे? तो यानी अगर आगे कुछ देखना है तो कल आपको आना पड़ेगा, और इसमें इतने राज छुपे हुए हैं तो सीधे लिख दिए, कल इस पे 1 घंटा ड्राइव करेंगे। मैं कह रहा हूँ एक एक बच्चे को समझ में आएगा कल ये, और आप नोट कर ले जाओ। भैया बादल मेरी क्लास आप बंद कर सकते हैं, मेरी तरफ से क्लास हो चुकी है, और बच्चे स्लाइड से नोट कर लेंगे। आप यहाँ पे क्लोज कर दो भाई बादल क्लास, मेरी ऊपर वाली क्लास है अब। ठीक है, थैंक यू भाई।